बर्नौली इक्वेशन के बारे में बात की थी। उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आज उसी की कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बीकर या कंटेनर है जिसके अंदर एक फ्लूइड है। इसके अंदर ये फर्ज कर लिया कि ये हमारा बीकर है और ये कुछ फ्लूइड है इस बीकर के अंदर। हम लोगों ने क्या काम करना है कि इस बीकर के बॉटम से कुछ ऊपर एक सुराख बनाना है, थोड़ा सा ऑरिफिस या कुछ होल टाइप सा हम लोगों को थोड़ा सा सुराख बनाना है ताकि यहाँ से जो लिक्विड है वो फ्लो कर सके। हमें ये प्रोसीजर इसलिए करना पड़ा, यहाँ पर सुराख इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम ये जान सकें कि जो फ्लूइड है इस बीकर या कंटेनर के अंदर वो कितनी तेज़ी से कितनी स्पीड से फ्लो करता है। और जिस स्पीड से वो फ्लो करता है यानी कि वो स्पीड, यानी कि अगर ये v1 स्पीड हम फर्स्ट कर लेते हैं कि v1 स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी तेज़ी से निकल रहा है, तो इस v1 स्पीड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। लेट्स सपोज कि जो ओपन माउंट है इस बीकर या कंटेनर का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और ये जो हमारा छोटा सा होल है, इस तरह का ये जो होल है इसका भी कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम एरिया A1 कह देते हैं। और हमारे फ्लूइड की इस बीकर के अंदर जो हाइट है, जो एज हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक, वो H2 है जो कि हमारी डायग्राम के मुताबिक Y2 के इक्वल है। सिमिलरली जो ये हमारा होल है, बॉटम से लेके होल तक की जो लंबाई है या जो उसकी लेंथ है उसे H1 कह देते हैं। और ये H1 भी हमारा जो है वो Y1 के इक्वल है, क्योंकि हमने जो डायग्राम लेट की है उसमें हम लोगों ने हाइट को y के इक्वल किया हुआ था। अपनी अजम्पशन है, आप किसी भी तरीके से कोई भी अजम्पशन रख सकते हैं। और हाइट को हम लोग y के इक्वल ले रहे हैं, तो मैंने इसलिए उसे बताना ज़रूरी समझा कि जो हमारी हाइट है वो y के इक्वल ही है। इस वाले पोर्शन में जो स्पीड है फ्लूइड की या लिक्विड की वो v2 है। और इस सुराख से जो स्पीड, जितनी स्पीड से हमारा फ्लूइड निकलेगा वो स्पीड हमारी, जिसे हमने स्पीड ऑफ इफ्लेक्स कहा है, वो v1 है। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स एक ऐसी स्पीड होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी लिक्विड या फ्लूइड कितनी तेजी से फ्लो करता है। अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाना चाहें तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h था। और यहाँ पर अगर हम P1 की बात करें तो हमें हर जगह 1 लगाना पड़ेगा, H1। सिमिलरली दूसरी बात P2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब अगर इस चीज़ पर गौर किया जाए तो हमारी जो v2 स्क्वायर है यानी कि v2 स्पीड है, चूँकि हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि a इंटू वी जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी कि a और v में जो है वो इन्वर्स रिलेशन था। यही हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी चीज़ का ज़्यादा है तो उस जगह पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है या स्पीड है, जो उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है। और अगर किसी जगह किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही छोटा है तो उस जगह उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब मुझे इस डायग्राम के मुताबिक, इस बीकर और कंटेनर के मुताबिक ये कहना चाहिए कि हमारा चूँकि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एरिया A1 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया A2 ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह जो स्पीड है फ्लूइड की v2 वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू v1। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना कि हमारी जो v2 है वो लेस देन है v1 से, यानी कि v1 की निस्बत जो है वो बहुत ही कम है। ये से मैं मोर प्रिसाइज इस तरह भी तो लिख सकती हूँ कि हमारी जो v2 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं लेकिन बहुत हद तक ज़ीरो के इक्वल है। तो इस तरह से v2 तो हमारे पास एक किस्म की इक्वल टू या ज़ीरो के बहुत ही करीब होने का मतलब ज़ीरो ही होता है। तो अगर इस अजम्पशन को हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट करें कि यानी कि हम लोग ये लेट कर लें कि हमारी v2 जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगी P1 प्रेशर P1 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू प्रेशर P2 प्लस 1/2 रो और v2 की जगह चूँकि हम लोगों ने ज़ीरो लिया और ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो ही होता है, और प्लस रो जी एच, यहाँ पे जी आना चाहिए था, चलो रो जी एच, जी को बाद में लिख लेते हैं,
तो इस तरह से हम लोगों को 0 पुट करने से हमारे पास ये फैक्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और हमारी जो इक्वेशन है वो इतनी सी बचती है कि प्रेशर P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2, चूंकि ये 0 हो चुका है, और प्लस रो GH2। अब एक बात पे गौर किया जाए कि हमारा ये जो बीकर है ये खुली एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है। जितना प्रेशर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 पर है उतना ही प्रेशर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पर है, और दोनों ही जगह पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यानी कि ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रेशर P1 है वो बराबर है P2 के, और ये दोनों ही प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो अगर ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो हमारी इक्वेशन तो ये थी कि P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2, क्योंकि वो वाला फैक्टर तो हमारा 0 हो गया, 1/2 रो V2 का स्क्वायर जो है वो 0 हो गया, क्योंकि V2 हमारी 0 थी। तो अब अगर हम लोगों ने P1 और P2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया है, तो अगर मैं इसकी जगह P एटमॉस्फेरिक लिख दूँ तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया है कि हमारा ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक और CH2। अब अगर ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो मैं मैथ्स के रूल के मुताबिक दोनों चीज़ें अगर एक इक्वेशन के साइड पर एक चीज़ हो और यहाँ पर भी वही चीज़ हो और दोनों के साइन सेम हो तो उन्हें मैं कट कर सकती हूँ। तो इस तरह से अब हमारे पास जो रिलेशन आया वो 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू रो GH2। और दूसरी बात ये देखी जाए कि हमारा ये जो कंटेनर है जिसके अंदर कोई ना कोई हम लोगों ने फ्लूइड लिया है, ये लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी ये लिक्विड या फ्लूइड होगा उसकी जो डेंसिटी है, लेट्स से कि अगर ये हम लोगों ने वाटर लिया है तो वाटर की डेंसिटी तो सेम होती है। अगर डेंसिटी सेम है यानी कि रो सेम है तो हर तरफ से मुझे रो को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन में जो है वो रो का साइन आ रहा है, तो ये रो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो रिलेशन बचता है वो आता है जी 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 1 मिस कर दिया हमने, एंड GH2। अब अगर हम इस तरह से करें कि इस H1 को मैं इधर ले जाऊं, GH2 माइनस GH1 कर लिया जाए और यहाँ पर जो 2 है वो जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास V1 स्क्वायर आ जाता है। और इस तरह से करने का फ़ायदा ये है कि G इसमें कॉमन है, 2G बाहर आ जाएगा और अंदर H2 माइनस H1 आ जाएगा जो कि V1 स्क्वायर के बराबर है। अब अगर मैं V1 स्क्वायर का अगर अंडर रूट ले लूँ तो ये जो स्क्वायर है इसके तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में जो है वो 2G इंटू H2 माइनस H1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो V1 वेलोसिटी है यानी कि हमारी स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है, स्पीड कहना चाहिए वेलोसिटी नहीं, यानी कि V1 यानी कि हमारी जो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है, जिस स्पीड के साथ हमारा फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता है वो बराबर निकली है अंडर रूट 2GH2 माइनस H1, यानी कि बड़ी वाली हाइट माइनस स्मॉल वाली हाइट। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमें यही बताता है कि जो बड़ी वाली हाइट है उसमें से छोटी वाली हाइट को माइनस कर दिया जाए इंटू 2GH और इसका अंडर रूट जो है वो हमें स्पीड ऑफ इफ्लेक्स देगा। या इसे मोर प्रिसाइजली मुझे ये कहना चाहिए कि हमारी जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स है वो हमेशा अंडर रूट 2GH के इक्वल आती है। इस स्पीड से हम किसी भी बीकर में, किसी भी कंटेनर में, किसी भी पॉइंट पर कोई भी सुराख करके होल बनाकर उस फ्लूइड की स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और टॉर्रिसली थ्योरम में एक चीज़ और मैटर करती है, हाइट का फैक्टर इसलिए मैटर करता है कि जितना ही बॉटम के नज़दीक आप ओरिफिस या कोई होल बनाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट जेट यहाँ पे निकलेगा, यानी कि आपके जो फ्लूइड है या लिक्विड है उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा, उतनी तेज़ स्पीड से वो फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप जो इसकी हाइट है बॉटम से इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर हमारा जो होल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट देगा यहाँ पर, यानी कि उसकी जो स्पीड होगी फ्लूइड की वो बहुत तेज़ होगी। और अगर इसे थोड़ा सा मजीद हाइट पर यहाँ पर जाके एक ओरिफिस हमने जैसे ये बनाया है
यहाँ पर बना लें तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, और इसी तरह अगर यहाँ पर जाकर करें तो स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। चूंकि हम ज़मीन से कुछ बुलंदी पर जा रहे हैं तो इस वजह से ग्रेविटी का फैक्टर एक्ट करता है। टू चूंकि कांस्टेंट है, और हाइट का फैक्टर इसलिए एक्ट करता है क्योंकि हाइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो स्पीड है जो कि डिपेंड करती है हाइट पर, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है और हमारा जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्पीड जिससे हम लोग किसी भी बीकर या कंटेनर से फ्लो होने वाले लिक्विड की स्पीड बता सके उसे हम स्पीड ऑफ फ्लक्स कहते हैं, और उसे हम टॉयलेट थ्योरम के जरिए बता देते हैं।